हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो क्लास 10 नागरिक शास्त्र संघवाद नामक जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 होने वाला है। दो पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ उसके प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार का है, किस प्रकार से दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ है और कैसे बांटा गया है जिससे कि दोनों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं आ रही है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो ये इंडिया है ना वो संघवाद की नीति पे कार्य करता है। यानी कि दो सरकारें काम करती है पूरी देश में। एक तो हो गया केंद्र सरकार जो कि पूरे इंडिया पे शासन करती है, और एक हो गया राज्य सरकार जो कि हर एक राज्य के लिए अलग अलग होता है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार से शक्ति को बांटा गया है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का तीसरा और अंतिम पार्ट होने जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि केंद्र और राज्य का जो संबंध है वही पढ़ने वाले हैं। तो नौबत क्यों आई हमें ये चीज पढ़ने का? तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव क्यों नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है ना उसको तीन हिस्से में बांट दिया गया है। ठीक है जी, तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहली श्रेणी को कहा गया है विधायी, दूसरे को कहा गया प्रशासकीय संबंध, और तीसरा जो है वो क्या है, वित्तीय संबंध। इन तीनों के लिए अलग अलग कानून बने हैं, केंद्र के लिए और राज्य के लिए। और ये सारा का सारा चीज जो कानून वगैरह बना हुआ है ना वो कहाँ बना हुआ है जी? तो वो बना हुआ है हमारे संविधान में। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करते हैं कि ये विधायी जो है इसमें किन चीजों को रखा गया है, किन विषयों को रखा गया है। तो कानून बनाने संबंधित जितने भी कार्यक्रम है ना वो विधायी में रखा गया है, इस श्रेणी में रखा गया है। प्रशासकीय संबंध में क्या है भाई? तो जो शासन चलाने की जो नीति है वो किस तरीके से शासन चलेगा, केंद्र सरकार कैसे शासन चलाएगा, राज्य सरकार किस तरीके से शासन चलाएगा, वो सारा का सारा कुछ जो है ना वो किस में है जी? तो प्रशासकीय श्रेणी में रखा गया है। और साथ ही साथ वित्तीय श्रेणी में क्या है? तो केंद्र सरकार कहां से अपने कर की वसूली करेगा, मतलब कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे वो टैक्स लगाएगा और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे राज्य सरकार टैक्स लगाएगा। तो ये सारा कुछ का जो फैसला है ना वो यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से दोनों के अपने अपने क्षेत्र बांट दिए गए हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और करने के बाद क्या है भाई, कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते हैं। समझ गए हैं बच्चों? लेकिन एक चीज आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि पिछले दो वीडियो से मैं बोलते चला आ रहा हूं कि हमारे यहाँ का जो संघीय ढांचा है ना वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। जरूरत पड़ने पे वो राज्य सरकार को क्या कर सकता है, दबा सकता है। ठीक है, राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है उसको वो पलट सकता है। इस तरीके से केंद्र सरकार को डिजाइन किया गया है, यहाँ के संघवाद को डिजाइन किया गया है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो विधायी संबंध है वो किस तरीके से बांटा गया है केंद्र और राज्य के बीच में। तो विधायी में क्या हो रहा है, कानून बनाने की बातें हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पीछे वाली वीडियो में देखा था कि कानून बनाने के लिए यहाँ पे तीन सूची बनाए गए हैं। एक को कहा गया केंद्र सूची या संघ सूची, दूसरे को कहा गया राज्य सूची, और जो तीसरी सूची है उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो इन तीन सूचियों के जरिए अलग अलग विषयों पे कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सूची के अंतर्गत जितने भी विषय को रखा गया है उस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के अंदर वाले पे राज्य सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची के अंदर रखे गए हैं विषय को, उन विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कभी जब मतलब कि केंद्र और राज्य के बनाए गए कानून आपस में टकराएं, मतलब कि राज्य सरकार कुछ और कानून बनाए, केंद्र सरकार कुछ और कानून बनाए, विषय एक ही है, तो हमें केंद्र सरकार वाले को मानना है, राज्य सरकार वाले को नहीं मानना है। यानी कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली रखा गया है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि तीन सूचियों के जरिए कानून बनाने का जो अधिकार है ना उसे बांट दिया गया है। लेकिन ये जो बंटवारा है ना वो कुछ इस तरीके से किया गया है कि जब भी कभी टकराव की स्थिति हो तो केंद्र की बात माननी है, यानी कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि कोई एक विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत है, यानी कि मतलब कि उस पर राज्य सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से उस विषय पे ऐसा बोल दिया जाए कि नहीं, आज के बाद से इस विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो फिर केंद्र सरकार ही बनाएगी। 2/3 का क्या मतलब होता है? मान लो कि राज्यसभा में टोटल जो है वो 90 सांसद हैं, तो 90 में से 2/3 मतलब 90 को 3 हिस्से में बांट दीजिए तो एक हिस्सा 30 सांसद
सांसदों का पड़ेगा। तो 2/3 यानी कि 60 सांसद अगर ये कहे कि ये वाला जो सूची है ना, ये जो पेन बनाने की फैक्ट्री है, इस पे जो कानून बना रहे थे, पहले राज्य सरकार बना रही थी, अब राज्य सरकार नहीं बना के कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। 60 सांसद एक साथ अगर इस बात को कहे तो आज से ये जो फैक्ट्री है, मतलब कलम बनाने की फैक्ट्री है, उस पे कानून कौन बनाएगा भाई? तो संसद बनाएगा। बात समझ में आ गया? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर संसद कानून बनाएगी, ना कि राज्य कानून बनाएगी। समझ में आ गया बच्चों? इसके अलावा अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहे, ठीक है, किसी राज्य में किसी कारणवश राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया हो, तब संसद जो है वो उन विषयों पे भी कानून बना सकता है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मतलब कि जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसका था? राज्य का था, लेकिन संसद कानून बनाएगी क्योंकि उस राज्य में अभी कौन सा कानून लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति कानून लगा हुआ है। इसके अलावा अगर स्थिति युद्ध की हो या तो फिर आंतरिक अशांति हो, आंतरिक अशांति का मतलब क्या होता है कि किसी देश के अंदर ही क्या हो रहा हो? लड़ाई हो रही हो, तो ऐसी अशांति के कारण अगर देश पे संकट के बादल मंडराएं तो ऐसी स्थिति में संसद को पूरा पूरा अधिकार है कि वो किसी भी सूची में कोई भी विषय रहे उस पे कानून बना सकती है। भले ही कोई विषय राज्य सूची के अंतर्गत ही क्यों ना आए, संसद उस पे क्या करेगी? कानून बना देगी। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझ गए। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्य की अगर विधानसभाएं यह प्रस्तावित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए तो फिर ओके है ना, मतलब कि संसद ही कानून बनाएगी। मान लो कि कोई मतलब ये है, मान लो इसी को लेते हैं कि ये मतलब कलम बनाने की एक फैक्ट्री है, ये क्या है भाई? राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार इस पे कानून बनाती है। लेकिन 2 राज्य सरकारें वहां की विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाए, या 2 से अधिक में भी हो सकता है ऐसा कि भाई आज से इसको जो बनाने की फैक्ट्री है ना, इस पे जो कानून बनेगा वो केंद्र सरकार बनाए, संसद बनाए, हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो संसद ही बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 या अधिक राज्य की विधानसभाएं अगर यह प्रस्तावित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए तो फिर ओके है, संसद ही कानून बनाएंगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि प्रशासकीय संबंध कैसे हैं दोनों के बीच में। तो देखिए, राज्य और केंद्र के बीच में प्रशासकीय अधिकारों का सीमांकन कर दिया गया है, मतलब कि दोनों को बांट दिया गया है कि आपके अधिकार यहां तक हैं, केंद्र को बता दिया गया, राज्य को बता दिया गया है कि आपके अधिकार यहां तक हैं। लेकिन यहां भी केंद्र सरकार को क्या किया गया है भाई? शक्तिशाली बनाया गया है। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं ना, वो इस तरीके से अपने यहाँ कानून बनाएंगे, इस तरीके से अपने पुलिस को, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को इस तरीके से मतलब कामकाज सौंपेंगी कि केंद्र सरकार के किसी काम में रुकावट न पैदा हो। यानी कि इसको क्या करना है? हर हाल में केंद्र सरकार को सहयोग करना है, राज्य सरकार को। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो समझिए कि वो देश हित से हट के कुछ कार्य करना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में संसद के पास पूरा अधिकार है, केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो क्या करे? उस राज्य के जो सरकार है उसे भंग कर दे और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगवा दे। ठीक है बच्चों, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए कि राज्य और केंद्र के बीच सीमांकन तो हो ही गया है, लेकिन केंद्र सरकार जो है ना वो अच्छी स्थिति में है। ठीक, और भी कई सारी शर्तें हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। तो जो पहली शर्त है वो ये है कि संसद को ये पूरा अधिकार है कि कोई राज्य पथ है, मतलब किसी स्टेट का कोई ये है, रास्ता है, सड़क है, उसको क्या करे? राष्ट्रीय पथ घोषित कर दे। संसद को ये पूरा पूरा अधिकार है कि किसी भी रास्ते को, किसी भी सड़क को वो क्या करे? नेशनल हाईवे बना सकती है। इसके अलावा रेलवे के लिए अगर ये कह दिया जाए कि हाँ हम यहाँ से रेलवे बनाना चाह रहे हैं, रेलवे लाइन गुजरेगी, तो राज्य सरकार को ये बात माननी होगी। ऐसा नहीं कि वो ये बोल दे कि नहीं हम तो नहीं गुजरने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य सरकार के पास इतने अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर स्थिति संकटकालीन हो, मतलब कि संकट के बादल मंडरा रहे हो, तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के कोई भी विषय को अपने हाथ में ले सकता है, कोई भी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ठीक है बच्चों, ये भी समझ गए आप लोग। स्थिति कैसी होनी चाहिए? संकटकालीन होनी चाहिए, संकट की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, संकट की स्थिति से क्या मतलब है? 2-3 स्थितियां, या तो देश किसी के साथ युद्ध लड़ रहा हो, या तो कोई ऐसा राज्य हो जहां पे किसी की सरकार ही नहीं बन पाई हो। जैसे यहाँ पे बिहार में एक बार ऐसा हुआ था कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके उतने सीट मिले हों जितने सीट जरूरी हो यहाँ पे सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है संकट की स्थिति, कि यहाँ पे कोई सरकार बना ही नहीं पा रही थी, तो राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वित्तीय संबंधों का। तो वित्तीय संबंधों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, सीधा सीधा ये है 2-3 बातें हैं कि जो मतलब केंद्र
सरकार जहां से कर वसूल करेगी उसके अलग से ये बनाए हुए हैं कि हाँ भाई यहाँ से केंद्र सरकार वसूल करेगी, और राज्य सरकार कहाँ से वसूल करेंगी उनके लिए अलग से ये है कि ये वाला जो फील्ड है ना, ये जो एरिया है, यहाँ से आप टैक्स वसूल करना। केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य से वसूली गई टैक्स को वापस उसी राज्य को लौटा सकता है। जैसे कि केंद्र सरकार यहाँ पे सड़कों से क्या करे, मतलब टैक्स वसूल करे, टोल वगैरह से टैक्स वसूल करे, चाहे तो बिहार सरकार को वापस वो पैसा लौटा दे कि देखिए आपके यहाँ से सड़कों से इतने पैसे आए हैं, आप इसको वापस रख लीजिए, जनता के कल्याण में इसका उपयोग कीजिए। तो केंद्र सरकार चाहे तो वापस कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी राज्य पे मुसीबत आया हुआ रहे तो केंद्र सरकार उसको पैसे देती है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि वो क्या करे, मतलब उस मुसीबत को दूर करे। जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सुखाड़ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देती है। इसके अलावा और भी 2-3 ऐसे काम हैं जो कि केंद्र सरकार करती है। बदले में वो क्या चाहती है, तो वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी चाहती है देश के प्रति, कि कोई राज्य ये ना सोचे कि हम इससे अलग हो जाएं, देश से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था कि भाई किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का बंटवारा किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सबसे पहले विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हैं। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कई हिस्से में बांट देना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होगा भाई? तो लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है, जो सत्ता है, उसको कई स्तरों में बांट देने की जो घटना है ना, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो जैसे देखिए कि अगर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर चाहे भी कि हम इंडिया के सभी इंसानों का, जितने भी इंसान यहाँ रहते हैं, सभी इंसानों के दुख दर्द को हम अपने हाथों से दूर करें, तो क्या यह संभव है? नहीं ना भाई, वो अकेला इंसान कैसे कर सकते हैं ये सारा काम। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो इसके लिए कई स्तरों में बांट दिया गया है शासन को। मतलब कि अगर इस स्तर का प्रॉब्लम रहे तो ये इंसान उसको देख लेगा, इस स्तर का प्रॉब्लम रहे तो वो वहां जाए अपने समस्या को लेकर के, है ना। तो अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग स्तर के लोग बनाए गए हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके लिए समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को बांट दिया जाना चाहिए। और इसी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक जीवंत उदाहरण है पंचायती राज्य व्यवस्था। तो पंचायती राज्य व्यवस्था ही हमें यहाँ पर मोटा मोटी पढ़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो सत्ता को कई स्तरों में बांट देने को क्या कहते हैं जी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, पंचायती राज हो गया। तो देखिए पंचायती राज्य की स्थापना के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। लोगों को यह समझ में आ गया था कि गांव गांव तक एकदम से प्रशासन की पहुंच नहीं है, तो क्यों ना ऐसा एक संस्था बना दिया जाए जो कि 4-5 गांव को क्या करे, देखे। वो 4-5 गांव में जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, तो ये सब जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उनको देखने के लिए वहां पे एक संस्था बना दिया जाए। किसी ने सुझाव दिया तो सरकार को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई ये सुझाव बड़ा अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि भाई बहुत से ऐसे गांव में मसले होते हैं ना जो सुलझाए नहीं जाते हैं, तो वही वाला मसला जो है ना वो बड़ा सा ये मतलब क्या कह सकते हैं, लड़ाई का रूप ले लेती है। अगर किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, अगर उसको सुलझा दिया जाए तो फिर हो सकता है कि मामला शांत हो जाए। लेकिन अगर सुलझाया नहीं गया होगा तो सामने वाला फिर इसका फोड़ देगा, फिर ये उसका फोड़ देगा, तो ऐसे ही चलते रहेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये रंजिश बढ़ते जाती है और सामने वाला एक दूसरे को मार देता है, जान मार देता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत जरूरी था कि पंचायती राज्य व्यवस्था लागू किया जाए। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा पंचायती राज्य व्यवस्था के और भी कई फायदे हैं। जैसे कि मतलब जो गांव है वहां पे सड़कों की स्थिति, नालियों की स्थिति, गली की स्थिति, चापाकलों की स्थिति, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं मतलब जिला स्तर पे लोग तो नहीं पहुंचते ना। जिला के लोग कभी डीएम वगैरह पहुंचते हैं, हमारे यहाँ नहीं पहुंचते। हमारे यहाँ तो कभी नहीं पहुंचा, आपके यहाँ भी नहीं पहुंचे होंगे, है ना। हो सकता है किसी के यहाँ पहुंचे हो, एक आग ऐसा रहा होगा कोई गांव जहां पहुंचे होंगे। लेकिन ये जो मतलब जमीनी स्तर पे जो कार्य होना है वो कौन कर सकता है, जो आसपास का लोग है, जो हमारे गांव का लोग है, जो हमारे कस्बे का लोग है ना, वही कर सकते हैं। तो इसके लिए पंचायती राज बहुत ज्यादा जरूरी था। तो लोगों को समझ में आया, सरकार में जो बैठे लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ जी पंचायती राज तो होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि बलवंत राय मेहता के ये में अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उनको कहा कि आप सोचिए कि किस तरीके से पंचायती राज्य व्यवस्था को यहाँ पे स्थापित किया जाए। तो उन्होंने कई सुझाव दिए। सुझाव में उन्होंने जो सबसे पहले कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकार को कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके उत्तरदायित्व से खुद को मुक्त कर लेना चाहिए। मतलब हर छोटा से छोटा काम सरकार को ही नहीं करना चाहिए, उसके लिए छोटी छोटी संस्थाएं बना दीजिए, वो देख लेंगे, है ना। और उन संस्थाओं में रहेगा कौन, उसका चुनाव कैसे होगा, तो उसका बाकायदा इलेक्शन करवा दीजिए, जिसको पब्लिक चुनेगी वही उसके समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसे नहीं कि हम चाहेंगे हम बन जाए वहां का मतलब मुखिया बन जाए, तो ऐसा नहीं, हमारे चाहने से नहीं होगा, पब्लिक चुनेगी कि हम मुखिया के लायक हैं या नहीं है।
अगर हमको मुखिया के लायक समझते हैं तो हम बनेंगे मुखिया और फिर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा था। तो बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि मुक्त कर लेना चाहिए कुछ उत्तरदायित्व से। इसके अलावा लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रखंड और जिला से पंचायतों का अटूट संबंध रहे। मतलब लोकतंत्र जो है तभी मजबूत होगा जब एकदम पंचायत बोले तो एकदम ग्रामीण स्तर के लोग भी ना किससे जुड़े रहे, तो प्रखंड से जुड़े रहे, जिला से जुड़े रहे, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, है ना। इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर निर्वाचित स्वायत्त शासन संस्था की स्थापना किया जाए। मतलब कि प्रखंड स्तर पर एक ऐसा शासन व्यवस्था लागू कीजिए जो कि जनता उसको चुने, वोट दे करके उसको चुने, और उसका नाम रख दीजिए। क्या नाम रखिए? पंचायत समिति नाम रखिए। ठीक है जी। और पंचायत समिति का संगठन कौन करेगा? ग्राम पंचायत के द्वारा हो। पंचायत समिति को कौन चुने? तो ग्राम पंचायत के द्वारा हो। इसके अलावा जिला स्तर पर भी यही वाला काम होना चाहिए जो प्रखंड स्तर पे हो रहा है। ठीक है, जिला स्तर पर काम हो और उसका नाम क्या रखा जाए? जिला परिषद रखा जाए। और इसका संगठन मतलब कैसे चुनाव हो भाई? तो पंचायत समितियों के द्वारा चुनाव हो, जिला परिषद का। ठीक है, ये सारी बातें किसने कही? तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने ये बातें सरकार के सामने रखी। सरकार को बड़ा पसंद आया, उन्होंने सही मतलब यही वाला काम इंप्लीमेंट कर दिया, गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। अब हमें जो छोटा सा पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है? जब संविधान बना था तो उस जमाने में हालात कुछ और थे। जैसे जैसे देश बढ़ते गया, तरक्की करते गया, समय बढ़ते गया, है ना, समय आगे बढ़ रहा है, तो समय के साथ अलग अलग परिस्थिति आता है। तो पुराने संविधान के साथ चलना मतलब मुश्किल हो जाता है। बहुत से ऐसे, जैसे कि साइबर क्राइम उस जमाने में नहीं था, कंप्यूटर वगैरह का क्राइम नहीं था, और अभी कंप्यूटर का क्राइम हो रहा है। कंप्यूटर से कोई किसी को चोरी कर ले रहा है, मतलब किसी के घर में घुस के किसी के ये डेटा चुरा ले रहा है, किसी का मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ले रहा है। तो भाई उस क्राइम के लिए तो वहां पर संविधान में कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कुछ ऐसा मतलब था कि संशोधन करने की जरूरत थी। संशोधन का मतलब होता है बदलाव, कि भाई संशोधन करने की जरूरत थी ताकि ऐसे लोगों को भी सजा दिया जा सके, तो इसी को बोलते हैं संशोधन। तो 74वां संशोधन जब हुआ था तो उसमें क्या किया गया? तो शहरी संस्थाएं जितनी भी थी ना, उनको 3 हिस्से में बांट दिया गया। पहले हिस्से को कहा गया नगर पंचायत, दूसरे को कहा गया नगर परिषद, और तीसरे को कहा गया नगर निगम। ये दोनों को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो छोटा सा बात रह गया पढ़ने को वो ये रह गया कि नगर पंचायत किसे कहते हैं। तो वैसा क्षेत्र जो कि ग्रामीण इलाका हुआ करता था, धीरे धीरे शहर में बदल रहा है, वहां पे नगर पंचायत की स्थापना की गई। याद रहेगा, वैसा क्षेत्र जो पहले ग्रामीण हुआ करता था अब शहर में बदल रहा है, तो वहां पर नगर पंचायत की स्थापना की गई। हाँ, कुछ शर्तें हैं कि किसको नगर पंचायत बनाया जाएगा। तो वैसा क्षेत्र जहां जनसंख्या 12,000 कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा कितना हो? 40,000 हो। 12,000 से कम नहीं होना चाहिए, 40,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहां पर किस चीज का गठन होगा? नगर पंचायत का गठन होगा। इसके अलावा प्रत्येक किलोमीटर में कम से कम 400 व्यक्ति रहते हो। मतलब कि जनसंख्या घनत्व कितना हो भाई? तो 400 हो कम से कम 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक, इसके अलावा 3/4 जनसंख्या कृषि से भिन्न हो। 3/4 का मतलब क्या है? जैसे देखो, टोटल 100 आदमी अगर रहता है तो इसको 4 हिस्से में बांट दीजिए, तो एक हिस्सा पड़ेगा 25 आदमियों का, तो इसको बोलते हैं 1/4। ठीक है, 100 का 1/4 कितना है? 25 है, तो 3/4 कितना हो जाएगा बच्चों? 75 हो जाएगा। 100 का 3/4, देखो अगर मैथमेटिकली निकालना है ना तो लिखेंगे 3/4 किसका? 100 का, तो कितना हो जाएगा? काट पीट करके देख लो, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यानी 100 में से 75 व्यक्ति ऐसे हो जो कि कृषि का कार्य नहीं करते हो। ठीक है, वो कोई और कार्य करते हो, कृषि का कार्य नहीं करते हो, तो वैसे इलाके में नगर पंचायत की स्थापना किया जाएगा। अगर हम बात करें बिहार का, ठीक है, तो बिहार में पहली बार नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ था वो 2002 में हुआ था। और एक चीज और है कि नगर पंचायत में महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति के जो हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है। अच्छा, ये पंचायत में होता क्या है? पंचायत के लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई है? तो पंचायत की जिम्मेदारी मैंने थोड़ी देर पहले स्पीड में बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। पंचायत की जिम्मेदारी है कि वो अपने पंचायत में पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, वहाँ की गली नली, इन सब की सुविधाओं का ख्याल रखे कि गली मतलब सही बना हो, नाली सही बना हो, पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पर जल नल सुविधा भी चल रहा है वो होना चाहिए। इसके अलावा सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे,
ठीक है, मतलब कि जो पास में हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सारा कुछ देखना किसका काम है, पंचायत का काम है। लाइटिंग व्यवस्था मतलब कि गांव में सोलर सिस्टम लगवाना, ये सारा काम किसका है जी, पंचायत का काम है। और चापाकल वगैरह लगवाना, ठीक है, तो ये सारा काम पंचायत का काम है। तो यही काम वो लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। संघवाद नामक जो चैप्टर है, इससे अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर है कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर सब कुछ समझ में आ गया तब भी कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर सब ओके है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल का आइकन है ना, घंटी का आइकन है, उसे जरूर दबा लेना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका। ठीक है बच्चों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और दिन एक अलग वीडियो के साथ।